नमस्कार। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 6th या बीकॉम थर्ड ईयर, यानी जो भी आपके एप्लीकेबल है। यदि आप एनुअल स्टूडेंट हो तो थर्ड ईयर में, और यदि आप सेमेस्टर स्टूडेंट हो तो छठे सेमेस्टर में बिजनेस बजटिंग जो कि ईएफएम सब्जेक्ट का पेपर है, इसकी यूनिट फर्स्ट को हम इस वीडियो में या इस क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। और एज यूजुअल अपनी ये क्लास दोनों मीडियम में रहने वाली है। तो साथ ही में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर आपने बीएडएम की क्लास नहीं देखी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ऑलरेडी हमने यूनिट वाइज वो क्लास आपके लिए अपलोड कर रखी है। और यदि आप इस पीडीएफ को वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो इन इमेजेस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इन क्लासेस को देख सकते हो। और नोट्स आपको एज यूजुअल हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बीकॉम वाले फोल्डर में और एज यूजुअल सेमेस्टर 6 के फोल्डर में ये पीडीएफ आपको आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिजनेस बस्टिंग के सिलेबस को। देखो, स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर लेता है, या यूँ कहे पहले सिलेबस को देख लेता है। एक छोटा-सा सिलेबस यहाँ पे बिज़नेस बस्टिंग का देखने को मिलता है। यूनिट फर्स्ट थोड़ी-सी बड़ी है। इसमें 4 से 5 चैप्टर हैं। सेकंड यूनिट में सिर्फ 1 चैप्टर है बिज़नेस फोरकास्टिंग का। यूनिट थर्ड में भी 1 चैप्टर है, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन। एंड फोर्थ यूनिट में प्रोजेक्ट प्लानिंग है और साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, यूनिट जो थर्ड है उसी में एक, यानी कि पहले 5 यूनिट में होता था तो वेरिएंस एनालिसिस भी था, उस चैप्टर को यहाँ से हटा लिया गया है। तो बहुत आसान सा है, 3 यूनिट आगे एक-एक चैप्टर की कह सकते हो। पहली यूनिट थोड़ी-सी बड़ी है, बाकी हम सारी यूनिट को यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सेपरेट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट की। देखो, आपके चैप्टर का नाम क्या है? बिज़नेस बजटिंग। इसमें 2 वर्ड है, एक बिज़नेस है और एक बजटिंग है। बिज़नेस अपन जानते हैं कि वो सारी लीगल एक्टिविटीज़ जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो लीगली तौर पे क्या होती है, एक कानून के तरह तहत आती है, या हम अपनी लाइवलीहुड या जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, उसे हम बिज़नेस के नाम से जानते हैं। बजटिंग क्या होता है? बजट से बनता है बजटिंग, या यूँ कहे बजट बनाने की जो प्रोसेस है वह क्या है? बजटिंग है। इन दोनों ही चीज़ को हम समझते हैं सबसे पहले। अ प्लानिंग इज़ दी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन का अगर सबसे महत्वपूर्ण काम की बात करें तो प्लानिंग करना या नियोजन करना, क्योंकि हम आगे के लिए ही काम करते हैं। तो आगे के बारे में जानना यानी फ्यूचर का एस्टिमेशन करना, ये एक बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एस्टिमेट इट्स फ्यूचर इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, सेल्स, कैश रिक्वायरमेंट्स एंड अदर एक्टिविटीज इन एडवांस। यानी प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को अपनी भविष्य की आय, व्यय, उत्पादन, विक्रय, नकद आवश्यकताओं तथा अन्य गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। सच प्लानिंग हेल्प्स मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफिशिएंटली। और यह जो पूर्व नियोजन है वो किसी भी संगठन को अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दीज फ्यूचर प्लान्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज नोन एज बजटिंग एंड द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए बजट। और भविष्य की इन योजनाओं को यदि हम संख्यात्मक तौर के रूप में तैयार करते हैं, तो वो जो तैयार करने की प्रक्रिया है उसे हम बजटिंग कहते हैं। हिंदी में इसको बजटन कहते हैं। तथा तैयार विवरण को हम बजट के नाम से जानते हैं। अब एकदम शॉर्ट में हम चले तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, हमें हमारे बिजनेस में प्लान करना होता है। प्लानिंग करते हैं तो भई हमें फ्यूचर की फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाना होता है। हमें देखना होगा कि हमारी इनकम का क्या स्टेटस रहेगा, एक्सपेंसेस किस तरीके से होंगे, प्रोडक्शन, हमारा सेल्स, या हमें कोई कैश नीड होगी तो किस तरीके की होगी। तो ये जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है, इनको यदि हम संख्यात्मक तौर पे यानी नंबर के तौर पे जब हम इनको एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, तो इस स्टेटमेंट को तो बोलते हैं बजट। और इस स्टेटमेंट को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बजटिंग के नाम से जानते हैं। तो बजट क्या होता है? बजट इज ए एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी भविष्य में होने वाली आय और व्यय की जो एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसे बजट कहते हैं। और बजट को बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज बजटिंग। यानी प्लानिंग, बजटिंग, बजटिंग का बजट। और हम ये सब करते हैं किस लिए? ताकि हमारे जो लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। बजट प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं कि यानी बजट जब बनाएँगे तो हमें किस तरीके की प्रोसेस को फॉलो करना होगा। द प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन जनरली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। डिटर्मिनेशन ऑफ जो ऑब्जेक्टिव, यानी सबसे पहले तो हमें
हमारे ऑब्जेक्टिव यानी हमारे उद्देश्यों का हमें निर्धारण करना होगा। यानी कि हम हमारे रियल लाइफ में भी बजट बनाते हैं दोस्तों, लेकिन हम क्या है कि उसको कहीं लिखते नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि हम बजट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घूमने जाना है कहीं, गर्मियों की छुट्टी लगी हुई है, आपने मन बनाया कि हम घूमने जाएँगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? घूमना। अब आप उस घूमने के लिए आप जगह-जगह देखोगे, जैसे आपको ठंडे प्रदेशों में जाना है, हिमाचल की तरफ जाना है, माउंट आबू जाना है या जैसलमेर जाना है, ऑरेंज जाना है या डोमेस्टिक ही रहना है। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जगह डिसाइड करोगे। फिर प्लानिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आपको योजना बनाना होगा। यानी आपने कहा कि ठंडी जगह पे घूमने जाएँगे। अब ठंडी जगह पे घूमने जाएँगे तो आपके पास बजट कितना होगा, पैसे कितने खर्च करने वाले हो, किस साधन से जाने वाले हो, बस से जाओगे, टैक्सी से जाओगे, क्या करोगे? तो आप उन चीज़ों की यानी उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिर मानकों का निर्धारण करोगे। मानकों का निर्धारण मतलब आप एक एस्टिमेशन लगाओगे कि यदि मैं बस से जाऊँगा या फिर आपने सोच लिया कि ट्रेन से जाएँगे, तो ट्रेन से जाएँगे तो इतना खर्चा होगा, फिर आगे टैक्सी करेंगे, होटल में स्टे करेंगे, खाना-पीना खाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आपने एक मोटा-मोटा क्या कर लिया, एक अनुमान लगाया। इसे बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर कंपैरिज़न ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, और आप घूमने निकल पड़े और आपने क्या किया, जब एग्ज़ीक्यूट होने लग गया, ट्रेन वगैरह तो आपकी प्री प्लान्ड थी, बुकिंग भी उसी हिसाब से थी, लेकिन होटल आपके आगे-पीछे हो सकते हैं, खाना आपका आगे-पीछे हो सकता है। तो आपने वास्तविक परिणामों की आपके जो आपने डिसाइड किया था स्टैंडर्ड, उससे आपने क्या किया, तुलना करी। तुलना किया तो भाई डेफ़िनेटली जो आपने सोचा और जो वास्तव में हुआ, उन दोनों में क्या मिलेगा आपको, कोई ना कोई अंतर मिलेगा। यानी कि फिर अगला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस, यानी कि विचलनों की पहचान करना। यानी कि जो सोचा था, यानी जो स्टैंडर्ड बनाए थे और जो एक्चुअल में हमने किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, उस वेरिएंस को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर करेक्टिव एक्शन, और उन वेरिएंस को या उन विचलनों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो यानी कहने का मतलब हम अपनी रियल लाइफ में भी बजटिंग को फॉलो करते हैं। तो बजटिंग के फॉलो करने के जो स्टेप्स होंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, फिर उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए प्लानिंग करना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिर एक्चुअल से स्टैंडर्ड की कंपैरिजन करना, आइडेंटिफिकेशन करना वेरिएंसेस का, और करेक्टिव प्लान्स या करेक्टिव एक्शन को फॉलो करना। अब समझते हैं यहाँ पे बजट का मीनिंग। एक्चुअली बजट का मीनिंग आया कहाँ से, या इसको बजट ही क्यों कहा गया? द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बोगेटी, विच मीन्स ए लेदर बैग। यानी कि बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बोगेटी से बना हुआ है। बोगेटी, बोगेटी, बोगेटी से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। यानी कि फ्रांस में चमड़े के थैले को बोगेटी कहा जाता था, और उस बोगेटी से ही बजट वर्ड बना हुआ है। इन मॉडर्न बिजनेस टर्मिनोलॉजी, ए बजट इज ए फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आधुनिक व्यवसाय में बजट एक वित्तीय एवं संख्यात्मक विवरण है, जिसे भविष्य की योजनाओं के लिए भविष्य की योजनाओं और गतिविधियों को ध्यान में रखकर एक निश्चित अवधि के लिए पहले से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो कोई एग्जाम में आपका जो छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें साफ-साफ लिखा आएगा। पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन बजट। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजटिंग? तो आपको ये पता होना चाहिए। ए बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी बजट किसी निश्चित समय अवधि के लिए आय एवं व्यय का क्या है, पूर्वानुमान है। तो आप यहाँ पे फ्यूचर वर्ड भी लगा सकते हो। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और अगर इसकी डिटेल डेफिनेशन की बात करें तो ये वाली आपको याद रखनी है। ए बजट इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट prepared and approved before a defined period of time, showing the policies, objectives, income, expenditure and activities to be pursued during that period। यानी कि बजट एक संख्यात्मक विवरण है, जिसे किसी निश्चित अवधि के प्रारंभ होने से पूर्व तैयार एवं स्वीकृत किया जाता है, जिसमें उस अवधि के लिए क्या नीतियाँ होगी, क्या हमारे उद्देश्य होंगे, आय व्यय की क्या स्थिति होगी एवं अदर गतिविधियाँ कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें उसमें क्या कर दी जाती हैं, दर्शाई जाती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं इस बजट की विशेषताओं को। यानी हमने बजट बना लिया, अब इस बजट की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, लार्ज एंड इंटीग्रेटेड प्लान, यानी कि ये व्यापक है एवं साथ ही में समन्वित योजना है। क्योंकि एक बिजनेस में, एक फर्म में कई तरीके के डिपार्टमेंट क्या करते हैं, काम करते हैं। सारे डिपार्टमेंट के सेपरेट क्या बनते हैं, बजट बनते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग बनते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एक लार्ज है। और फिर इन सारों को एक जगह लाकर एक मास्टर बजट बनाया जाता है, दैट मीन्स ये क्या है, इंटीग्रेटेड है।
A budget covers the entire organization and integrates the plans of different departments, यानी कि बजट संपूर्ण संगठन को कवर करता है और साथ ही में विभिन्न विभागों की योजनाओं को क्या करता है, समन्वित करने का काम भी करता है। दैट्स वाई इट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इट इज लार्ज। एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, यानी कि ये मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि बजट को हम मनी टर्म में या मनी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई भाव नहीं होते, कोई क्वालिटिव स्टेटमेंट नहीं होता। ये टोटली फाइनेंशियल फॉर्म में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस होता है। ए बजट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉस्ट, रेवेन्यू और अदर फाइनेंशियल मेजर्स, यानी कि बजट सामान्यतः धनराशि में, लागत में, आय या अन्य वित्तीय मापदंडों में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस होता है। थर्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, यानी कि ये हमारे संगठन की क्या गतिविधियां है और उन गतिविधियों के लिए हमारे पास क्या संसाधन है, उनसे क्या होता है, ये संबंधित होता है। ए बजट रिफ्लेक्ट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि बजट यह शो करता है कि संगठन के संसाधनों का उपयोग विभिन्न गतिविधियों में किस प्रकार से होने वाला है या किया जाएगा। यानी कि हम जो एक्टिविटीज करते हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज है, इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना ही क्या है, एक बेटर प्लानिंग है, और उस प्लानिंग को शो करने वाला स्टेटमेंट क्या है, बजट कहा जाता है। रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय अवधि से ही संबंधित तो होता है। बजट में हमेशा उसकी टाइम पीरियड क्या किया जाता है दोस्तों, मेंशन किया जाता है कि बजट किस टाइम पीरियड के साथ होने वाला है या किस टाइम पीरियड को डिनोट करता है। Every budget is prepared for a predetermined period such as a month, quarter और year, यानी कि प्रत्येक बजट किसी निश्चित अवधि, चाहे वो मासिक हो, त्रैमासिक हो या वार्षिक हो, किसी न किसी अवधि के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सेमेस्टर है उसकी भी अवधि है कि 6 महीने के अंदर अंदर इसकी सारे मिड टर्म्स, सिलेबस, एग्जाम वगैरह हो जानी चाहिए। तो आपका सेमेस्टर भी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से क्या है, संबंधित है, और सिलेबस उसमें उसी हिसाब से डिजाइंड होता है। नेक्स्ट है, बजट इज ए स्टैंडर्ड, यानी कि बजट एक मानक है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने क्या सोचा है और बाद में हम क्या करते हैं, उस काम को वास्तव में करते हैं। तो बजट तो एक प्री प्लान ही तो है, हमने सोचा है कि हम ऐसा काम करेंगे, अभी हमने एग्जीक्यूट में उसको किया नहीं है। यानी कहने का मतलब बजट क्या है कि स्टैंडर्ड है, वो हमें एक मेजरमेंट देता है कि हमें हमारा काम इस तरीके से करना है। A budget serves as a benchmark against which actual performance can be measured, यानी कि बजट एक मानक के तौर पे काम करता है जिसके आधार पर हम अपने वास्तविक प्रदर्शन का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि हमने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और फिर हमने जो वास्तव में किया उसकी कंपैरिजन किससे करते हैं, जो हमने डिजाइन किया था या सोचा था। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ बजटिंग को। तो बजटिंग क्या होता है, जैसे मैंने कहा, कुक का क्या मतलब होता है, खाना, और कुकिंग का क्या मतलब होता है, खाना बनाना, खाना बनाना। तो दैट्स व्हाई मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बजटिंग क्या होता है, बजट बनाना। बजट बनाने की जो प्रोसेस है उसे बजटिंग के नाम से जाना जाता है। बजटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग बजट्स। बजटिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बजट का निर्माण होता है, समन्वय किया जाता है और क्रियान्वयन तथा नियंत्रण किया जाता है। बजटिंग को हिंदी में बजटन कहते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में बजटन के नाम से आएगा। डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स एंड यूजिंग देम फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बजटिंग बजट तैयार करने और उन्हें नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण के लिए उपयोग करने की क्या है, प्रक्रिया है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड बजटिंग। दोनों के आधार देख लेते हैं, और बजट इधर है, बजटिंग इधर है। अर्थ की बात करें सबसे पहले मीनिंग की। बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार की गई वित्तीय योजना है। बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बजट, जबकि बजटिंग क्या है, बजट तैयार करने की और उसे लागू करने की एक प्रक्रिया है। नेचर क्या है, बजट क्या है, इट इज ए स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट। बजट एक विवरण और दस्तावेज है। वहन बजटिंग क्या है, इट इज़ ए मैनेजरियल प्रोसेस, जबकि यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। इससे मैनेजमेंट एक टूल के तौर पे काम में लेता है। ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। बजट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि बजट संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। वहीं बजटिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग एंड कंट्रोलिंग बजट्स। बजटिंग क्या करती है, बजट तैयार करने और उसे नियंत्रण करने में मदद करती है। स्कोप या क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बजट में क्या आता है, इट इज रेफर्स फॉर ए स्पेसिफिक प्लान, यानी कि इसे एक विशिष्ट योजना के नाम से या योजना के तौर पे देखा जाता है।
जबकि बजटिंग रेफर्स टू द एंटायर बजटिंग सिस्टम, यानी कि यह संपूर्ण बजट प्रणाली को दर्शाता है कि किस प्रकार अपनी बजट प्रणाली रहने वाली है। बजट क्या काम करता है? इट एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, यानी कि ये प्रदर्शन मूल्यांकन का एक मानक के तौर पे काम करता है। जबकि बजटिंग एक्ट्स एज ए प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक, जबकि यह नियोजन एवं नियंत्रण करने की क्या है? एक तकनीक है। टाइम की बात करते हैं। बजट प्रिपेयर्ड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, यानी कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। जबकि बजटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है, सतत तौर पे चलती रहती है। यानी कि ऐसा नहीं कि बजटिंग खत्म हो जाती है, बजट बन गया तो उसके बाद भी बजटिंग, तो भई उसको कंट्रोल करने की प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? बजटिंग ही बोलते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड की एक्चुअल से तुलना करना तो कंट्रोलिंग कहा जाता है, तो वह बजटिंग ही कही जाती है। तो यानी बजटिंग एक कंटीन्यूअस चलने वाली प्रोसेस का नाम है। अब आपको जो हमारा स्टडी मटेरियल वो मिलेगा हमारी वेबसाइट पे, लिंक आपको एज़ यूजुअल हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको किसी पीडीएफ पे पासवर्ड मिलता है दोस्तों, तो सिंपली आपको पासवर्ड लगाना है चैनल का नाम, करियर एडुनेस्ट, कोई बीच में स्पेस नहीं है, कोई बीच के अंदर कैपिटल लेटर नहीं है, सारे लेटर स्मॉल और कंटिन्यूअस। आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल का नाम लिखना है, करियर एडुनेस्ट, आपके पास वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। पीडीएफ के लिए कुछ चार्जेस नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। यदि आप कमर्शियली यूज करते हुए पाए गए तो इसके लिए थोड़ा सा हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए। बाकी हमारे जो जितने भी नोट्स है वो आपकी स्टडी में हेल्प आउट करने के लिए ही हम डिजाइन करते हैं। बढ़ते अब आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, यानी कि बजटन के उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है बजटिंग। बजटिंग इज अंडरटेकन टू अचीव वेरियस मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बजटिंग का उद्देश्य केवल आय व्यय का अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि संगठन को व्यवस्थित तौर पे संचालित करने का भी हो सकता है या होता है। तो कौन कौन से वो ऑब्जेक्टिव है जिनके लिए बजटिंग की जाती है? पहला है प्लानिंग फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए नियोजन करना। इट हेल्प्स मैनेजमेंट प्रिपेयर फ्यूचर प्लान्स, यानी कि यह भविष्य की योजनाओं के निर्माण में मदद करता है, यानी मैनेजमेंट की ये मदद करता है कि फ्यूचर में हम किस तरीके की प्लानिंग बनाने वाले हैं। इट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का संप्रेषण। अब देखो जैसे मान लो ये दिल्ली है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अलग-अलग स्टेट में उसकी ब्रांचेज़ है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह उसकी स्टेट में ब्रांचेज़ हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि इसका मास्टर बजट तो दिल्ली बनेगा, ठीक है? सारा बजट बना के। अब यहाँ के जो हेड ऑफिस है भई, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने क्या टारगेट रखा है इस फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ तक यानी सब जगह कैसे उसको कन्वे करें। तो इस बजट को क्या किया जाता है? एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। तो बजट के थ्रू वो क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है, कम्युनिकेट होती है कि हमें ये करना है इस साल। तो हम ये कह सकते हैं कि बजट एक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का ज़रिया बनता है। इट एन्श्योर्स प्रॉपर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, यानी कि यह विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुनिश्चित का कार्य करता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, यानी तालमेल बैठाने वाला। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी कि विभिन्न विभागों की गतिविधियों को ये क्या करता है? संतुलित करता है या समन्वित करने का काम करता है। फिर आता है कंट्रोल, यानी नियंत्रण। इट प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि यह व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का एक बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। मोटिवेशन का काम करता है, अभिप्रेरणा का काम करता है। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि यह कर्मचारियों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या करता है? प्रेरित करता है। तो बजटिंग की ये सारे उद्देश्य हैं जिसकी वजह से बजटिंग की जाती है। अब समझते हैं, जब हम बजटिंग करते हैं या बजटिंग करते हैं तो कौन कौन से सिद्धांत हम ध्यान में रखते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। कौन कौन से हैं? पहला है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी उच्च प्रबंधन का सहयोग होना जरूरी है। यानी जब भी बजट बनता है या बजट बन रहा होता है तो सबसे पहले उसमें जो सहयोग की नीड होती है वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। यदि टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो बजट नहीं बन सकता। बजटिंग कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन टॉप मैनेजमेंट एक्टिवली सपोर्ट्स इट, यानी कि बजटिंग तभी सफल हो सकती है जब उच्च प्रबंधन का क्या हो? पूर्ण सहयोग उसमें प्राप्त हो। सेकंड, क्लियरली डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, यानी उत्तरदायित्व केंद्रों का निर्धारण करना, यानी किसी काम के लिए कौन तो जिम्मेदार है, क्या उसके पास क्या अधिकार है, यानी कि उस काम को करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है। ये पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल सेंटर डिफाइन होने ही चाहिए ताकि सारे काम अलग अलग व्यक्ति को असाइन हो सके और वह काम पूरे भी हो सके। रेस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी क्लियरली असाइंड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित तो होनी चाहिए ताकि प्रत्येक काम के लिए किसी ना किसी को ये पता हो कि ये मुझे करना है और इसके लिए ये जिम्मेदारी है।
पार्टिसिपेशन ऑफ सुपरवाइजर्स, यानी कि जो पर्यवेक्षक होते हैं उनका सहयोग होना जरूरी है। सुपरवाइजर्स शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन बजट प्रिपरेशन, यानी पर्यवेक्षकों की सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है जब बजटिंग या बजट तैयार होते हैं। फिर है ट्रेनिंग इन बजटिंग, बजटिंग का प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को ही बजट बनाना आता हो, बाकी लोग उसी पे डिपेंड होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि बजट बनाने की जो ट्रेनिंग है वो कई डिपार्टमेंट को या कई व्यक्तियों को ऐसा पता होना चाहिए कि बजट बनता कैसे है, यानी बजटिंग की प्रोसेस का या ट्रेनिंग का पता होना चाहिए। एम्प्लॉइज शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड इन बजटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि कर्मचारियों को बजटिंग प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। नेक्स्ट है डेफिनिट टाइम पीरियड, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के लिए बजट हमेशा बनता है, यानी कि वो जो समय अवधि है जिसके लिए बजट बन रहा है वो डिफाइन होनी चाहिए, वो डेफिनिट होनी चाहिए। द बजट पीरियड शुड बी क्लियरली डिफाइंड, यानी कि बजट अवधि स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन प्रणाली में एकरूपता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड बी अलाउड या फॉलोड, संपूर्ण संगठन में समान लेखा प्रणाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक कोई एक्स वाई जेड चीज़ है, इसको डिपार्टमेंट ए अलग नाम से जानता है, डिपार्टमेंट बी इसको अलग नाम से जानता है, सी इसको अलग नाम से जानता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज की जा रही है वो पूरे डिपार्टमेंट में या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ताकि कोई भी तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज ना हो। अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि हम इस तरीके के टारगेट डिसाइड कर ले जो कि नॉन अचीवेबल है, यानी हम जितने जोर लगाए लेकिन उनको प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे टारगेट नहीं होने चाहिए। हमारे बुत्ते के ही टारगेट हमें क्या करने चाहिए, डिसाइड करने चाहिए। बजट टारगेट्स शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल, यानी कि बजट लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए और साथ ही में प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी महत्वपूर्ण अपवादों का पर ध्यान, यानी अपवाद द्वारा सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको केवल अपवादजनक स्थिति में ही नीचे के लेवल पे हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट घुसा हुआ है नीचे के लेवल के मैनेजमेंट में, इससे तो काम होगा ही नहीं। मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशंस ओनली, यानी कि प्रबंधन को केवल महत्वपूर्ण विचलनों पर ही ध्यान देना चाहिए, छोटे मोटे कामों को अवॉइड करते हुए काम करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, यानी जो हमने बजट बना रहे हैं, हमारी उसकी लागत क्या आएगी और उसके बनने के बाद हमारे पास लाभ कितना होगा, ये रिलेशनशिप हमें जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारी लागत तो आ रही है ज़्यादा और इससे होने वाला लाभ क्या है, कम। बेनिफिट्स डिराइव्ड शुड एक्सीड दैट द कॉस्ट ऑफ बजटिंग, यानी कि बजटिंग से प्राप्त लाभ उसकी लागत से अधिक होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लियर डिवीजन ऑफ ड्यूटीज, यानी कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी क्लियरली डिफाइंड, यानी कर्तव्य एवं अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। किसी काम को लेकर क्या तो क्या है कर्तव्य है, ड्यूटी तो क्या है और उस काम के लिए अधिकार क्या है, इसका क्लियरली क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो पता है कि हमारे ये अधिकार है लेकिन ड्यूटी का पता ही नहीं है, या फिर हमें ड्यूटी का पता हो अधिकारों का पता ही नहीं। क्लियरली कोस्ट है, जो डिवीजन ऑफ ड्यूटीज है, डिवीजन राइट्स है, उन सब का बारे में क्या होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। फिर है प्रॉपर अप्रूवल। बजट तब तक लागू नहीं होना चाहिए जब तक इसकी प्रॉपर अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट से ना मिल जाए, यानी कि अंतिम स्वीकृति हमेशा टॉप मैनेजमेंट देगा। एवरी बजट शुड रिसीव प्रॉपर अप्रूवल, यानी प्रत्येक बजट को उचित प्राधिकारी यानी उसकी अथॉरिटी कौन है उसके द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए, उसके बाद वह क्या होगा, लागू होगा। तो ये एक बजट के क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, इन बातों को ध्यान रख के बजटिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं बजटिंग के एडवांटेज क्या है, यानी कि हम बजट जब बनाते हैं या बजटिंग जब करते हैं तो इसको लाभ क्या मिलते हैं। बजटिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी बजटिंग प्रबंध के नियोजन एवं नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड अचीव देयर ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली, यानी कि यह किसी भी संगठन को अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। एक एक बात को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले बजटिंग करने का फायदा होता है टू डिटरमाइंस ऑफ गोल्स, यानी कि लक्ष्यों का निर्धारण हो जाता है, यानी हमारे टारगेट्स क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, वो सारे क्या हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। बजटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट एस्टैब्लिश क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी बजटिंग प्रबंधन को स्पष्ट एवं विशिष्ट संगठनात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करने में मदद करता है। सेकंड,
डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का सही निर्धारण हो जाता है। इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड ईच एम्प्लॉई, यानी प्रत्येक विभाग और प्रत्येक कर्मचारियों के क्या अधिकार हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व है, इनको स्पष्ट रूप से निर्धारित कर देती है कौन? बजटिंग। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहयोग की भावना का विकास होता है ऑर्गेनाइजेशन में। बजटिंग एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी बजटिंग विभिन्न विभागों के बीच सहयोग एवं टीम भावना का विकास करती है। फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, संचार में सुधार लाती है। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये संगठन में संचार एवं सूचना प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करती है। पांचवा है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, यानी निष्पादन मूल्यांकन एवं नियंत्रण। एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद बजटेड परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस, यानी कि वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में बजटीय तुलना जो हमने तैयार किए स्टैंडर्ड किया है, बजट किया है, उसके प्रदर्शन से क्या करते हैं? तुलना करते हैं और जो विचलन आते हैं उनका पता लगाने में भी ये मदद करती है। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करती है। बजटिंग एंश्योर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, बजटिंग उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है कॉस्ट अवेयरनेस, यानी लागत का ज्ञान, यानी जब हम बजटिंग करते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट आती है, हमारे को कितना बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, इन सब बातों का आइडिया लग जाता है। दैट्स वाई हमें कॉस्ट अवेयरनेस का नॉलेज हो जाता है। मैनेजर्स बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज, यानी प्रबंधक लागत नियंत्रण एवं अपव्यय को कम करने के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि होती है। प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, उचित नियोजन एवं नियंत्रण से संगठन की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यानी कि जब हम प्रॉपर वे में प्लानिंग कर लेते हैं और फिर हम जब कंट्रोल प्रोसेस को सही ढंग से अप्लाई करते हैं तो जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, और ये हमारे कुशलता का मापन का काम भी करती है। इट प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज, यानी कि यह विभागों एवं कर्मचारियों की कार्य कुशलता को मापने का आधार भी बनती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन वर्क एफिशिएंसी, जो हमारी कार्य कुशलता है उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। एम्प्लॉयज वर्क मोर इफिशिएंटली बिकॉज गोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड, यानी कि स्पष्ट लक्ष्य एवं जिम्मेदारियां होने के कारण कर्मचारी अधिक दक्षता से कार्य करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, एडवांटेजेस है बजटिंग करने के। इतना सब होने के बावजूद भी बजटिंग की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है। समझ लेते हैं बजटिंग की सीमाओं को। ऑल्दो बजटिंग ऑफर्स न्यूमरस एडवांटेजेस, इट ऑल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशन, यानी इतनी सारे लाभ होने के बावजूद इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला है बेस्ड ऑन फोरकास्ट ओनली, यानी कि केवल अनुमानों पर आधारित है। और अनुमान हमेशा किससे संबंधित होते हैं भाई? फ्यूचर से संबंधित होते हैं। और फ्यूचर पूरा का पूरा क्या है? अनिश्चित है। कल किसने देखा, कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है। यानी बजटिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक अनुमान है फ्यूचर के बारे में, लेकिन फ्यूचर पूरी तरीके से क्या है? अनिश्चित है। बजट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट विच मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, यानी कि बजट केवल और केवल पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो कि हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। इससे एक लिमिटेशन ये भी बताई जा सकती है कि इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी पैदा हो जाती है, यानी कि कठोरता पैदा हो जाती है। यानी कि बजट बन गया तो उस बजट के अकॉर्डिंग ही क्या करो, काम करो, कोई भी चेंजेज मत करो। तो यानी एक रिजिड सिस्टम को ये क्या कर देता है? डेवलप कर देता है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है? खत्म होने लगती है। ए रिजिड बजट में रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन, यानी कि अत्यधिक कठोर बजट बदलती परिस्थितियों में लचीलेपन को क्या कर देती है? कम कर देती है या कम कर सकती है। बजट एक्सिक्यूशन इज नॉट ऑटोमेटिक, हमने बजट बना के रख लिया लेकिन उसका क्रियान्वयन अपने आप नहीं होगा। हमें उसको क्या करना पड़ता है? लागू करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ये सारी बातें हमें बाद में करनी ही पड़ती है। प्रिपरेशन ऑफ ए बजट डज नॉट गारंटी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि केवल बजट बना लेने से उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं होती। ये वैसा ही है कि आपने पढ़ने के लिए क्या बना लिया? टाइम टेबल बना लिया। मैं इतने बजे उठूंगा, ये पढ़ूंगा, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। टाइम टेबल बना लेना क्या आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया? नहीं, आपको उस टाइम टेबल को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके ऑब्जेक्टिव प्राप्त होंगे। बस उसी तरीके से बजट है।
फिर है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जब बजट बन जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में आंतरिक संघर्ष पैदा हो जाता है। डिफरेंस में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग बजट एलोकेशन, यानी कि बजट आवंटन को लेकर विभागों में मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। फिर है टेंडेंसी टुवार्ड्स डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। एक्सेसिव बजटरी कंट्रोल में लीड टू अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट, यानी कि अत्यधिक बजटीय नियंत्रण प्रबंधन को तानाशाही की ओर ले जा सकता है। नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने बजट बना लिया तो मैनेजर की जरूरत नहीं है, प्रबंधन का विकल्प नहीं है मैनेजमेंट। बजट बनने के बाद भी हमें मैनेजर की नीड होती है, जो कि इसको क्या करता है, अप्लाई करने का काम करता है। बजटिंग इज ओनली ए मैनेजरियल टूल एंड कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट इटसेल्फ, यानी कि बजटिंग केवल और केवल एक प्रबंध की उपकरण है, यह मैनेजमेंट का या प्रबंधन का विकल्प नहीं है, यानी कि ये प्रबंधन की जगह काम नहीं आता। एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये भाई महंगी प्रक्रिया है, ये छोटे-मोटे लोगों के लिए नहीं है। यानी कि एक बजट क्या है, एक लग्ज़री प्रोसेस है, ये कही जा सकती है। ये आम आदमी के लिए नहीं है या आम बिज़नेस के लिए नहीं है। प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बजट्स इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट कॉस्ट, यानी कि बजट तैयार करना एवं इसे संचालित करने में पर्याप्त लागत या पर्याप्त खर्चे होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, और यह समय लेने वाली प्रक्रिया है। द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ बजट्स रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम, यानी कि बजट बनाने एवं उसे संशोधित करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए यह टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो ये सारी क्या है, बजट की लिमिटेशंस है जिनको हमने जाना। अब हम बात करेंगे बजट टर्मिनोलॉजी की। अब समझते हैं बजट शब्दावली को। बजट शब्दावली क्या होती है, यानी कि जो हम बजटिंग करते हैं उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली कुछ वर्ड आते हैं, उनको हम जान लेते हैं, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है उनको। और इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यानी कि प्रभावी बजटीय नियंत्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है। सबसे पहले बात करते हैं बजट कमेटी, यानी बजट समिति क्या होती है। A budget committee is a group of senior executive res- responsible for formulating budget policies, कोऑर्डिनेटिंग बजट एक्टिविटीज एंड रिव्यूइंग बजट्स, यानी कि बजट समिति वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह होता है जो कि बजट नीतियों का निर्धारण करता है, बजट गतिविधियों का समन्वय तथा बजट लक्ष्यों की या बजटों की क्या करता है, समीक्षा करता है। यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है एक तरीके से, हम ये कह लें, इसमें कई व्यक्ति होते हैं जो मिलकर ये पता करते हैं या ये तय करते हैं कि बजट का फॉर्मेट कैसा होगा, बजट बनेगा कैसे, कौन कौन सी पॉलिसीज होगी, बजट में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा और बजट का रिव्यू किस तरीके से होगा। इस पूरे बोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, बजट कमेटी के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करती है, फंक्शंस क्या है बजट कमेटी के, टू डिटरमाइन बजट पॉलिसीज, यानी बजट नीतियों का निर्धारण करना, कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट बजट्स, विभागीय बजटों का समन्वय करना, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी आंकड़ों का संग्रह करके उनका विश्लेषण करना, एंड रिव्यूइंग बजट एस्टिमेट्स, यानी कि जो बजट अनुमान लगाए हैं उनकी समीक्षा करना, एंड रिकमेंडिंग फाइनल अप्रूवल ऑफ बजट्स, यानी अंतिम स्वीकृति हेतु सिफारिश करना। ये सारे काम बजट कमेटी करती है। नोट, द हेड ऑफ द बजट कमेटी इज जनरली नोन एज द बजट ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि जो बजट समिति का हेड होता है, अधिकारी होता है, उसे बजट अधिकारी या बजट ऑफिसर के नाम से जानते हैं या मुख्य वित्तीय अधिकारी से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये छोटी मोटी जो टर्मिनोलॉजीज है वो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। फिर अगला है टर्मिनोलॉजी बजट मैनुअल, यानी बजट पुस्तिका, यानी बजटिंग से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सारी कहीं ना कहीं लिखी होगी, उसे हम बोलते हैं बजट पुस्तिका। A budget manual is a written document containing detailed instructions regarding budget preparation, administration and implementation. बजट पुस्तिका एक लिखित दस्तावेज होती है जिसमें बजट तैयार करने, प्रशासन एवं क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत निर्देश होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, संगठन के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा होगा, बजट कमेटी क्या होने वाली है, उसमें कौन कौन होंगे, बजट ऑफिसर कौन बनेगा या कौन है, बजट प्रोसीजर क्या रहेगा, बजट पीरियड कितने टाइम का रहने वाला है, टाइम शेड्यूल क्या होगा और रिपोर्ट होगा। ये सारी बातें बजट मैनुअल में लिखी होती है। फिर आता है थर्ड बजट पीरियड, यानी बजट की अवधि क्या रहने वाली है। द पीरियड फॉर विच ए बजट इज प्रिपेयर्ड इज नोन एज बजट पीरियड, यानी कि जिस अवधि के लिए बजट तैयार किया जाता है उसे बजट अवधि कहते हैं। ये भी बजट टर्मिनोलॉजीज है इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ बजट पीरियड को हम समझ लेते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म बजट, यानी दीर्घकालीन बजट, जो जनरली 5 से 10 साल का या 20 साल का लंबी अवधि का होता है, उसे बजट लॉन्ग टर्म बजट कहते हैं। मीडियम टर्म बजट जो कि 1 से 2 या 3 साल का होता है,
यानी मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 3 ईयर्स जो होता है मीडियम टर्म बजट। और फिर आता है शॉर्ट टर्म बजट, जिसमें वीकली बजट या मंथली, क्वार्टरली और एनुअली बजट भी शॉर्ट टर्म बजट में ही काउंट हो जाता है एक तरीके से। तो ये सारे बजट पीरियड के अकॉर्डिंग बजट के क्या है, प्रकार है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है की फैक्टर, की बजट फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना। की फैक्टर क्या होता है, पूंजी बजट कारक क्या होता है। जैसे मान लो वो फैक्टर या वो चीज़ जो हमारे काम को क्या करती हो, बाउंड करती हो, क्या करती हो, बाउंड करती हो, रोकती हो, उसे क्या बोलते हैं, की फैक्टर कहते हैं। यानी जो भी हमारे काम को, हमारे प्रोडक्शन को क्या करती हो, रोकने का काम करती हो, उसे लिमिट लगाती हो उस पर, उसे हम की फैक्टर जानते हैं। A factor that limits the activities or production capacity of an organization is known as the key budget factor or principal budget factor। यानी कि वह कारक जो संगठन की गतिविधियों या उत्पादन क्षमता को सीमित करता है, पूंजी बजट कारक कहलाता है या की फैक्टर, की बजट फैक्टर कहा जाता है। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल की उपलब्धता। यानी यदि आपके पास 1000 किलो ही रॉ मटेरियल है, 1000 किलो रॉ मटेरियल है और 1 यूनिट बनाने में आपको 10 किलो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो आप 1000 किलो से ज़्यादा कितनी यूनिट बना लोगे, 100 यूनिट बना लोगे। अब आपके पास ऑर्डर 150 का आया है, तो क्या 150 यूनिट बना पाओगे? नहीं, क्योंकि आपके पास कम क्या है, रॉ मटेरियल है। तो इस केस में रॉ मटेरियल आपका क्या है, की फैक्टर है, यानी यह आपके प्रोडक्शन को क्या करता है, बाउंड करता है। फिर इसी हिसाब से आता है लेबर आवर्स, यानी कि श्रम घंटे। प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी आप एक दिन में 100 केजी ही प्रोड्यूस कर पाते हो, लेकिन आपको ऑर्डर मिल जाता है मोर देन 100 केजी का, तो क्या आप पैदा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 100 है। तो आपकी उस टाइम प्रोडक्शन कैपेसिटी एक की फैक्टर का काम करेगी। सेल्स डिमांड, यानी कि आप चाहे 10,000 बना के रख लो यूनिट, लेकिन आपकी मार्केट में डिमांड ही 5,000 की है, तो बाकी 5,000 सिर्फ आपकी स्टोर में जाएगी। तो कहने का मतलब वहाँ पे सेल्स क्या है, आपकी की फैक्टर है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, और कई बार आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, या यूँ कहे वो पैसे आपके काम को लिमिट करते हैं, तो फाइनेंस भी कई बार हमारे पास की फैक्टर का काम करता है। तो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सर्कमस्टेंस में अलग अलग की फैक्टर होते हैं। की फैक्टर का मतलब होता है जो हमारे काम को क्या करता है, बाउंड करता है। अब समझते हैं प्रोसीजर फॉर बजट प्रिपरेशन, यानी कि बजट बनाया कैसे जाता है, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले पॉलिसी डिसाइड होती है, सेल्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, कॉस्ट, केस, स्टॉक, कैपिटल, सब के रिगार्डिंग। फिर उनसे बनाया जाता है बजट एस्टिमेशन। मार्केट की रिसर्च होती है, स्टैटिकल एनालिसिस किए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन किया जाता है, और अलग अलग जो बजट है उनका रिव्यू किया जाता है, और फिर उन जगह उन सबको कंबाइन करके मास्टर बजट बनाया जाता है। तो पॉलिसी बनाना, एस्टिमेशन करना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, रिव्यू करके मास्टर बजट बनाना, ये हमारी क्या होती है, प्रोसीजर होती है। बजट प्रिपरेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल स्टेजेस, यानी कि बजट निर्माण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, यानी नीतियों का निर्धारण करना, जो रिगार्डिंग सेल्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट, केस एटसेट्रा सबसे रिलेटेड होती है। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स, यानी कि बजट अनुमानों की तैयारी करना। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर एस्टिमेट्स ऑफ देयर फ्यूचर एक्टिविटीज, यानी कि जो भी अलग अलग विभाग है वो अपनी अपनी गतिविधियों का अनुमान तैयार करते हैं, यानी कि सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट अपना अपना बजट सेपरेटली बनाते हैं। मार्केट रिसर्च, यानी बाजार अनुसंधान करना, मार्केट में क्या डिमांड है, कंपटीशन है, कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसी है, इन सबको स्टडी किया जाता है। फिर इनसे जो डेटा आते हैं उन डेटा को स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है, इसमें स्टैटिकल टूल्स या मेथड्स यूज करके। स्टैटिकल टेक्निक्स सच एज फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस आर यूज्ड, यानी कि पूर्वानुमान और प्रवृत्ति विश्लेषण जैसी सांख्यिकी तकनीकों का यूज करके स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है। और फिर जो भी हमारे पास आता है निकल के, या जो भी बजट बनते हैं सारे अलग अलग, उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट किया जाता है और उनका रिव्यू किया जाता है, समन्वय एवं समीक्षा की जाती है। डिपार्टमेंटल बजट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड रिव्यूड, यानी कि विभागीय बजटों का समन्वय किया जाता है और उन्हें पुनरीक्षण उनका किया जाता है। फिर फाइनल अप्रूवल दी जाती है और मास्टर बजट तैयार किया जाता है। अब आफ्टर अप्रूवल ए मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड, सारे बजट को एक जगह लाकर उनसे क्या बनाया जाता है, मास्टर बजट बनाया जाता है। अब समझते हैं कि यदि हमारी बजटिंग इफेक्टिव हो तो उसके लिए कौन कौन से एसेंशियल जरूरी है, यानी कि सफल बजटिंग के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला है क्लियरली डिफाइंड पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारी नीतियाँ स्पष्ट तरीके से डिफाइन हो और हमारे उद्देश्य भी क्लियरली क्या हो, डिफाइन हो। द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज शुड बी क्लियरली डिफाइंड, यानी कि स्पष्ट नीतियाँ और उद्देश्य स्पष्ट रूप से क्या हो,
निर्धारित होने चाहिए। सेकंड है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंधन का क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, बिना टॉप मैनेजमेंट के सहयोग से काम नहीं होगा। क्लियरली डिफाइंड राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अधिकार क्या होंगे, उत्तरदायित्व क्या होंगे, उनका निर्धारण या उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनकी डेफिनेशन है, उनको क्लियरली क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। किस काम को किससे असाइन किया गया है और किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बताना पड़ेगा। टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि सभी का जो भी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उनका पूर्ण रूप से भागीदारी होना जरूरी है। एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स शुड पार्टिसिपेट, यानी कि सभी स्तरों के कर्मचारियों की भागीदारी होना जरूरी है। साउंड फोरकास्टिंग, यानी क्योंकि बजट हमेशा पूर्वानुमान पे आधारित होता है, तो यदि हमारा पूर्वानुमान सुदृढ़ होगा, यानी हमारे पूर्वानुमान जितने सटीक होंगे, हमारा बजट उतना ही बेहतर बनेगा। बजट्स शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल फोरकास्ट, यानी कि बजट विश्वसनीय पूर्वानुमानों पर आधारित तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदाजा लगाया है, फोरकास्टिंग हमारी सॉलिड होनी चाहिए। कॉस्ट एंड स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, यानी लागत एवं सांख्यिकीय जानकारी होना जरूरी है। एक्यूरेट कॉस्ट एंड स्टैटिकल डेटा शुड बी अवेलेबल, यानी कि सटीक लागत एवं सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध होगी तो हमारी बजटिंग बहुत इफेक्टिव होगी। फिर है प्लान्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि हमारी जो लेखांकन प्रणाली है वो नियोजित होनी चाहिए। यदि वह प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम रख रहे हैं तो उससे हमारी जो बजटिंग प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, यानी उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना। ये अभी हमने जान लिया कि राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर वे में डिफाइन हो। फिर है टाइमली रिपोर्टिंग सिस्टम, समय पर रिपोर्टिंग हो इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी। रिपोर्ट शुड बी अवेलेबल ऑन टाइम, यानी कि जिस समय रिपोर्ट की हमें जरूरत हो उस समय वह उपलब्ध होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ बजटिंग, बजटिंग का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एम्प्लॉइज शुड सॉरी पोजेज एडुकेट नॉलेज ऑफ बजटिंग, यानी कि कर्मचारियों को बजटिंग का पर्याप्त नॉलेज होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लोचशीलता। ऐसा नहीं कि हमने जो बजट बना लिया अब उसमें हम रिजिड हो गए कि ऐसा ही होगा, नहीं। जो भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस बनते हैं अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या हो अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सके, इस तरीके का होना चाहिए। द बजट सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, यानी कि बजट प्रणाली में बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। इतना सब होने के बावजूद ह्यूमन एस्पेक्ट क्या है बजटिंग का, यानी कि बजटिंग से मानवीय पक्ष की बात करें या जो एम्प्लॉय होते हैं उन पे इसका क्या असर होता है। बजटिंग नॉट ओनली अफेक्ट्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बजटिंग केवल वित्तीय गतिविधियों को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि संगठन के कर्मचारियों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। पहला, इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोटिवेशन, यानी कि यह कर्मचारियों की अभिप्रेरणा का एक साधन बनता है। बजट्स मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव प्री डिटरमाइंड टारगेट्स, यानी कि बजट कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है, तो ये इसका मानवीय पहलू है। सेकंड, वर्कलोड, यानी क्योंकि बजटिंग से कर्मचारियों पे वर्कलोड बढ़ता है, उनको एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, तो प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट्स में इंक्रीज वर्कलोड, यानी बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन से एम्प्लॉइज पे कार्यभार बढ़ जाता है या बढ़ सकता है। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, भाई अंतर विभागीय संघर्ष पैदा हो जाते हैं क्योंकि हर कोई अपने आप एक बजट एलोकेशन के लिए क्या करता है, संघर्ष करता हुआ दिखता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं एक संगठन के पास और जो विभाग है सबके अपने अपने एस्टिमेट्स होते हैं, तो रिसोर्सेज के आवंटन के लिए विभागों में संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, पैदा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता, बजटिंग शुड अलाउ एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस, जबकि बजट बनता है तो कई बार ये बदलती परिस्थितियों के अनुसार संयोजन की व्यवस्था भी पैदा करता है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का काम भी इसमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी पुरस्कार और दंड, क्योंकि बजट में दोनों ही चीज़ देखी जा सकती है। एम्प्लॉइज अचीविंग टारगेट्स में बी रिवॉर्डेड, यानी जो एम्प्लॉई अपने लक्ष्य या टारगेट प्राप्त कर लेता है उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, इंसेंटिव वगैरह मिल जाता है, इंक्रीमेंट अच्छा मिल जाता है। वाइल पुअर परफॉर्मेंस में रिक्वायर करेक्टिव एक्शन, वहीं अगर कमजोर प्रदर्शन करने वाला एम्प्लॉई है तो उसके पास सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं कि भाई उसने ऐसा किया तो क्यों नहीं किया, या रिसोर्सेज कम पड़ गए थे या क्या बात रह गई, तो इस तरीके के करेक्टिव एक्शन जो मेजर्स है वो किए जाते हैं। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का भी एक मानवीय पहलू इसमें देखने को मिलता है। अब समझते हैं बजटों के प्रकार को कि बजट कितने तरह के होते हैं, क्योंकि देखिए बजट की प्रकृति के अनुसार बजट का डिवाइडेशन किया गया है, टाइप्स किया गया है, और यहाँ से आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट यूनिट में तकरीबन 4 चैप्टर है और उन 4 में से जो टाइप्स ऑफ बजट है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है।
और इस यूनिट में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, इस क्लास में नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमने सोच रखा है कि हम एक्सक्लूसिव तौर पे अलग से कोई स्पेशल उसकी क्लास रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम समझते हैं पहले बजटों के प्रकार को, जिसमें आपकी क्रियात्मक बजट और मास्टर बजट यानी फंक्शनल और मास्टर बजट है। बजटिंग इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि बजटिंग नियोजन और नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की जैसी अपनी आवश्यकताएं होती है, उद्देश्य होते हैं, गतिविधियां होती है, उनके अकॉर्डिंग कई प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं। दीज बजट्स हेल्प मैनेजमेंट इन फोरकास्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि ये जो बजट है ये प्रबंधन को पूर्वानुमान करने में, नियोजन करने में, नियंत्रण तथा प्रदर्शन मूल्यांकन यानी कि जो परफॉर्मेंस होती है उसका मेजरमेंट या इवेल्युएशन करने में हैं, मदद करते हैं। तो चलिए समझते हैं बजट के प्रकार की, कि बजट को हम डिवाइड करते हैं एज पर टाइम बेस्ड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शन बेस पे, यानी कि किस किस तरीके के बजट होते हैं। टाइम बेस पे बात करें तो लॉन्ग टर्म बजट होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और करंट बजट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक ऐसे बजट जो चेंज नहीं हो सकते यानी कि फिक्स्ड होते हैं, और एक ऐसे बजट जो फ्लेक्सिबल होते हैं एज पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, जो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लोचशील होते हैं। फिर बात करें फंक्शनल बजट की या फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो एक होते हैं फंक्शनल और एक होते हैं मास्टर, यानी कि अलग अलग काम के लिए बनाए गए बजट को फंक्शनल बजट कहते हैं, और सबके इंटीग्रेटेड बजट को मास्टर बजट के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे अ, ये सारी चीज़ें अभी हमने देख ली। अब यहाँ से बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी समय के आधार पे बजट। पहला होता है लॉन्ग टर्म बजट। ऐसा बजट जो जनरली 5 से 10 साल के लिए बनाया जाता है, उसे हम लॉन्ग टर्म बजट के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ क्या है, कब बनाया जाता है? जब हमें हमारे बिज़नेस की प्लानिंग करनी होती है, कौन-सी बढ़ाने वाली, उसको एक्सपेंशन करने वाली, कि हमने जैसे मान लो आज बिज़नेस डाला और हम सोच रहे हैं कि विदिन 5 ईयर के बाद हम इतना बड़ा चेंजमेंट इसमें करना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन प्लानिंग में लॉन्ग टर्म बजट बनाए जाते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, यानी कि पूंजी निवेश की जो योजनाएँ होती है, उनके लिए लॉन्ग टर्म बजट बनते हैं, एंड साथ ही में लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लानिंग के लिए, यानी कि दीर्घकालीन विकास योजना के लिए भी लॉन्ग टर्म बजट सूटेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म बजट यानी ऐसे बजट जो जनरली 1 साल के आसपास के होते हैं, यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड बजट को शॉर्ट टर्म बजट कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मंथली बजट बनाना, क्वार्टरली बनाना, एनुअली बजट बनाना, ये सारे शॉर्ट टर्म बजट के क्या है, रूप या एग्ज़ाम्पल माने जा सकते हैं। करंट बजट की बात करें, चालू बजट क्या होता है? इट इज़ द प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेज़ेंट बिज़नेस कंडीशंस इज़ नोन एज़ करंट बजट, यानी कि वर्तमान व्यावसायिक स्थिति के आधार पे तैयार किया जाने वाला बजट चालू बजट कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लोचशीलता के आधार पे बजट। तो एक ऐसा बजट जिसमें चेंज नहीं होता है, वह फिक्स्ड बजट कहा जाता है। जिसमें चेंज होता है उसे फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड बजट की। देखो यहाँ से जो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा वो आपको ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बजटिंग बिजनेस बजट, और एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ बजट्स, यानी कि कई अलग जो प्रकार के बजट है उनको आप एक्सप्लेन करो। यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा बनेगा, a fixed budget is prepared for only one level of activity and remains unchanged इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेज इन प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम, यानी कि स्थिर बजट वह बजट है जो केवल एक निश्चित क्रियाशीलता के स्तर के लिए तैयार किया जाता है, तथा उत्पादन या विक्रय स्तर में परिवर्तन पर भी नहीं बदला जाता है। यानी कि ऐसा बजट जो एक फिक्स्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है, आगे उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसे फिक्स्ड बजट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए बजट इज प्रीपेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स, इट विल रिमेन एप्लीकेबल ओनली टू दैट लेवल, यानी कि यदि कोई बजट 10,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए बनाया गया है, तो वह केवल उसी स्तर के लिए लागू रहेगा। यानी कि आगे अगर आपने 11,000 यूनिट बनाई या 9,000 बनाई, तो उस पर वह लागू नहीं होगा। वह केवल और केवल 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए बनाया गया बजट है। अब ऐसा बजट किसके लिए सूटेबल होता है, उपयुक्तता क्या है? फिक्स्ड बजट इज सूटेबल वेयर डिमांड रिमेन्स स्टेबल, यानी कि जहाँ पे हमारी मांग क्या रहती हो, स्थिर रहती हो, वहाँ पे हम फिक्स्ड बजट बनाते हैं। प्रोडक्शन लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हमारा जो उत्पादन का लेवल स्तर है, यदि वह स्थिर रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पे ऐसा बजट बनाया जाता है। एंड फोरकास्टिंग कैन बी डन एक्यूरेटली, और जब हमने पूर्वानुमान बहुत ही सटीक लगाए हैं, तब ऐसा बजट बनाया जा सकता है। जनरली जो ऑर्डर पे काम करते हैं वो इस तरीके के बजट बना लेते हैं। स्थिर बजट उन उद्योगों के लिए उपयुक्त है जहाँ मांग व उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं और पूर्वानुमान सही ढंग से लगाया जा सकता है।
इतना अच्छा नहीं है ये बजट, इसकी कुछ लिमिटेशन है क्योंकि भई बजट हमेशा किसके लिए बनता है? फ्यूचर के लिए बनता है। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। तो फ्यूचर जब सर्टेन ही नहीं है तो आगे कुछ भी चेंज हो सकता है, तो वहाँ के लिए हम फ्लेक्सिबल बजट ही प्रेफ़र करते हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? डज़ नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, यानी कि जो परिस्थितियाँ बदल रही है उसके अकॉर्डिंग ये इसमें एडजस्टमेंट नहीं होता, ये इसकी सीमा है। कंपैरिज़न विद एक्चुअल रिजल्ट्स बिकम डिफिकल्ट, यानी कि आपने 10,000 यूनिट का बजट बनाया लेकिन एक्चुअल रिजल्ट आपका 8,000 यूनिट ही प्रोड्यूस हुआ। अब आप एक्चुअल को बजट से कंपेयर नहीं कर सकते या फिर डिफिकल्टी आप देखते हो क्योंकि दोनों का लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है? अलग है। तो जब आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हो तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, ये इसकी सीमा है। बजटरी कंट्रोल बिकम्स लेस इफेक्टिव, और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में आपने क्या प्रोडक्शन किया और सोचा आपने क्या था, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिज़न करते हैं इसे बजटरी कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। तो जब दोनों चीज़ें अलग-अलग है तो यहाँ पे जो आपका बजटरी कंट्रोल है वह थोड़ा कम प्रभावी फ़ील हो सकता है, यानी कि उसका उतना इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ सकता। तो ये इसकी कुछ क्या है, सीमाएँ हैं। अब इन सारी सीमाओं से बचने के लिए हम बनाते हैं लॉचशील बजट, यानी कि फ्लेक्सिबल बजट। A flexible budget is a budget prepared for different levels of activity, यानी कि लॉचशील बजट वह बजट है जो विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों के लिए तैयार किया जाता है। A flexible budget is a set of alternative budget plans related to different levels of production, यानी कि लॉचशील बजट विभिन्न संभावित उत्पादन स्तरों के लिए तैयार किए गए वैकल्पिक बजटों का क्या है, समूह होता है। यानी कि हमने 50% जैसे मान लो 10,000 का एग्जांपल लिया था तो हमने 5,000 6 8,000 10,000 12,000 और 15,000 यूनिट्स के लिए क्या बना लिए, प्रोडक्ट्स सॉरी एस्टिमेशन लगा लिया या बजट बना लिया। तो अलग-अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमने जो बजट बनाया, क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। क्या विशेषताएँ क्या है इसकी, फीचर्स क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स, यानी कि विभिन्न स्तरों के लिए तैयार किया जाता है, पहली बात। दूसरा, यूज़फुल फॉर कंपैरिज़न, और तुलना में बहुत उपयोगी है क्योंकि अब जैसे मान लो आपने अलग-अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेवल का आपने बजट बनाया, जैसे 5,000 का बनाया, 8 का बनाया, का बनाया, 12 का बनाया। अब आपने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आप 10 से कंपेयर कर लो, 12 किया तो 12 से कर लो, 9 8 किया तो 8 से कर लो। तो कहने का मतलब कंपैरिज़न होना आसान हो जाता है। फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, अब सभी के अकॉर्डिंग आप लागत का भी वर्गीकरण कर लेते हो कि अलग-अलग लेवल पे फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट तो सभी पे फिक्स ही होती है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, सेमी वेरिएबल में क्या हो रहा है, तो आप कॉस्ट को भी क्या कर पाते हो, सही ढंग से वे क्लासिफाइड कर पाते हो। ये इसका क्या है, विशेषताएँ हैं। सूटेबिलिटी क्या है इस फ्लेक्सिबल बजट की, यानी कि इसकी उपयुक्तता कहाँ है? जहाँ पे एक्टिविटी लेवल इज़ अनस्टेबल, यानी कि जब क्रियाशीलता स्थिर स्थिर नहीं होता तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना सही रहता है। डिमांड फोरकास्टिंग इज़ डिफ़िकल्टी, यानी जहाँ पे माँग का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है वहाँ पे इस तरीके का बजट बनता है। प्रोडक्ट्स आर अफेक्टेड बाय फैशन, यानी फैशन उत्पाद फैशन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, जल्दी ट्रेंड में आ सकते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके का बजट बनाया जाना ठीक रहता है। एंड की बजट फैक्टर एग्जिस्ट, यानी कि जब कुंजी बजट कारक मौजूद होते हैं वहाँ भी फ्लेक्सिबल बजट ही बनाया जाना उपयुक्त साबित होता है। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं, यानी कि लॉजिकल बजट के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है? पहली बात, ईज़ी कंपैरिज़न है, तुलना में क्या है, आसानी है। आप जो बजट है और जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है या एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस है, इन दोनों में आप इजीली क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो पहले इसकी बेनिफिट यही है कि इजीली कंपैरिजन हो जाता है। एंड सेकंड, इफेक्टिव प्लानिंग, प्रभावी नियोजन, क्योंकि आपने अलग अलग लेवल का क्या बनाया है, प्रोडक्शन बनाया है, तो इसको एग्जीक्यूट करना भी आपके लिए क्या होता है, ईजी होता है। उस चीज़ से साथ आपकी प्लानिंग क्या होती है, अच्छे से इफेक्टिव हो जाती है। हेल्प इन कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बजट से एक्चुअल की कंपैरिजन करना, क्योंकि जब स्टैंडर्ड आपने अलग-अलग ले रखे हैं, तो आप एक्चुअल को ईज़िली क्या कर पाते हो, कंपेयर कर पाते हो, तो इससे आपकी जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, वह क्या हो जाती है, वह भी ईज़ी हो जाती है। तो कंट्रोलिंग में ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। भई आपने अलग-अलग लेवल पे कॉस्ट भी देख ली, तो कॉस्ट आपने देख ली, कॉस्ट आप मिनिमम करने की कोशिश करते हो, तो कहीं न कहीं आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता ही होता है। एंड एसेंशियल फॉर मॉडर्न बिज़नेस, और आधुनिक व्यवसायों की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, ज़रूरी हो गया है कि बजट कैसा बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बजट ही बनाया जाए। अब मेथड्स कौन-कौन से हैं फ्लेक्सिबल बजट बनाने के, मैं यहाँ पे आपके लिए पूरी थ्योरी नहीं पढ़ूँगा क्योंकि जनरली यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है। फ्लेक्सिबल बजट का आपको क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। देखो छठे सेमेस्टर की पहली बार एग्ज़ाम हो रही है।
पीडीएसयू में। और जब किसी सेमेस्टर की पहली बार एग्जाम हो रही होती है तो पेपर सेट कैसे होता है आप उसको समझो। पेपर सेट होता है जनरली मोटा-मोटा इंट्रोडक्शन के आसपास से, क्योंकि पहली बार पेपर बन रहा है तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं उतरता है एग्जामिनर, मोटा-मोटा ऊपर-ऊपर से पूछता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहेगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ फ्लेक्सिबल बजट का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस बजटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बजट, व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल बेसिक फीचर्स प्रिंसिपल्स, इस तरीके का आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यही 2 क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन बड़ा बनता है, तो परफॉर्मेंस बजट से बन सकता है या फिर ज़ेडबीबी यानी कि ज़ीरो बेस बजटिंग से बन सकता है। इसलिए मैं सारी थ्योरी यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट की जंप कर रहा हूँ। इसको आप इस पीडीएफ से एक बार गो थ्रू हो जाना, पढ़ लेना, बहुत आसान सी है। एक होता है मल्टी एक्टिविटी और टेबुलर मेथड, जिसमें अलग-अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे बजट बनाया जाता है। एक होता है फॉर्मूला मेथड और एक होता है आपका ग्राफिक मेथड। कोई नहीं पूछेगा, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो हमने पीडीएफ में इसको रखा है। डिफरेंस क्या है फिक्स बजट में और फ्लेक्सिबल बजट में? देखो, फिक्स बजट क्या होता है, प्रीपेड फॉर वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि फिक्स बजट तो किसी एक क्रियाशीलता के स्तर पे तैयार होता है। फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे तैयार होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स बजट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जबकि फ्लेक्सिबल बजट में अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज चेंज होते हैं। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन फिक्स्ड बजट में नहीं किया जाता है, वहीं फ्लेक्सिबल बजट में अलग अलग लेवल पे क्या कॉस्ट आएगी उसका क्लासिफिकेशन रहता है। कंपेरिजन फिक्स्ड बजट में डिफ़िकल्ट होता है, जबकि फ्लेक्सिबल बजट में ईज़िली कंपैरिज़न हो जाता है। फ़ोरकास्टिंग की बात करें तो भई सटीक फ़ोरकास्टिंग होती है तो फिक्स बजट बनता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, तो ये थोड़ा-सा कम एक्यूरेट फ़ील होता है। वहीं फ्लेक्सिबल बजट ज़्यादा एक्यूरेट फ़ील होता है, क्योंकि अलग-अलग प्रोडक्शन लेवल इसमें शो होते हैं। कंट्रोल की बात करें तो भई फिक्स बजट कम प्रभावी है कंट्रोल करने की प्रोसेस में, वहीं फ्लेक्सिबल बजट ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में कंपैरिज़न ईज़ी हो जाता है स्टैंडर्ड से और एक्चुअल से। अब बात करें फंक्शनल बजट की, फंक्शनल बजट क्या होता है? A functional budget is a budget prepared for a specific function, department और activity of an organization, यानी कि क्रियात्मक बजट वह बजट है जो संगठन की किसी विशेष गतिविधि, विभाग अथवा कार्य के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कह दो या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कह दो या पर्टिकुलर किसी काम के लिए जो बजट बनता है, ये फंक्शनल बजट कहते हैं। जैसे सेल्स के लिए बनने वाला बजट फंक्शनल बजट है। प्रोडक्शन के लिए बनने वाला बजट फंक्शनल बजट है, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के लिए बन रहा है। फंक्शनल बजट्स आर प्लानिंग ओरिएंटेड बजट, यानी कि क्रियात्मक बजट मुख्यतः नियोजन उन्मुख बजट होते हैं, क्योंकि प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल बजट में कौन-कौन से हैं। सेल्स बजट जो कि सेल्स के लिए बनाया जाता है, प्रोडक्शन बजट उत्पादन के लिए, कॉस्ट बजट लागत के लिए और फाइनेंशियल बजट वित्त के लिए बनाया जाता है। मैं सारी थ्योरी यहाँ पे जंप कर रहा हूँ, इन थ्योरी को सिर्फ आप पढ़ लेना, उतने में आपका इनफ है। यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, इनमें कोई इतनी कोई ख़ास बात भी नहीं है। मेरे यहाँ से बोलने से डेफ़िनिटली आपकी क्लास थोड़ी-सी लंबी और बोरिंग हो सकती है, इसलिए आप पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम सीधा चलते हैं, जंप करते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं, एक बार आप पढ़ोगे तो आपकी सारी क्या हो जाएगी, ज़हन में फ़िक्स हो जाएगी। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ परफॉर्मेंस बजट पे, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस का क्या क्वेश्चन आता है, एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। उससे पहले में हम डिस्कस कर लेते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? सारे फंक्शनल बजट को एक जगह लाकर उन सब को इंटीग्रेट करके एक नया बजट बनता है। एक सबका इंटीग्रेशन का कोऑर्डिनेटेड बजट बनता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मास्टर बजट के नाम से जानते हैं। A master budget is a comprehensive summary of all functional budgets prepared for a budget period, यानी कि मास्टर बजट विभिन्न क्रियात्मक बजटों का एक कमांड रूप और संक्षिप्त रूप होता है। मास्टर बजट इज द बजट दैट कंबाइंस ऑल डिपार्टमेंटल एंड फंक्शनल बजट्स इनटू वन ओवरऑल बजट, यानी कि मास्टर बजट वह बजट है जिसमें सभी विभागीय एवं क्रियात्मक बजटों को शामिल करके एक समग्र बजट तैयार किया जाता है। क्या विशेषताएँ होती है मास्टर बजट की? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? समरी ऑफ ऑल बजट, सभी बजटों का प्रकार होता है। मास्टर बजट भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल फंक्शनल बजट, यानी कि सारे क्रियात्मक बजट बनने के बाद मास्टर बजट बनाया जाता है। रिप्रेजेंट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, संपूर्ण संगठन की योजना को दर्शाता है। हेल्प्स टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, उच्च प्रबंधन को निर्णय लेने में ये मदद करता है। एंड एक्ट्स एज ए कंट्रोल टूल, और नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पे ये काम आता है।
अब बात करें परफॉर्मेंस बजट की, यानी कि निष्पादन बजट, इसके इंपॉर्टेंट लगाओ, यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेडिशनल बजटिंग मेनली फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर एंड एलोकेटिंग फंड्स, यानी कि जो पारंपरिक रूप से बजट बनाया जाता है वो जनरली खर्चों के नियंत्रण और धनराशि के सही आवंटन पर ध्यान केंद्रित करता है। However, it does not establish a clear relationship between financial expenditure and physical achievements. यह खर्चों एवं वास्तविक उपलब्धियों के बीच स्पष्ट रूप से कोई संबंध स्थापित नहीं करता है। Due to this limitation, the concept of performance budgeting was developed. और इस कमी को देख दूर करने के लिए निष्पादन बजट तैयार किया जाने का विकास किया गया। It emphasizes the achievement of objectives, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट अलोंग विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यानी कि इसमें खर्चों के साथ साथ उद्देश्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं परियोजनाओं की उपलब्धियों पर भी ध्यान दिया जाता है। देखो, जो पारंपरिक बजट होता है वो केवल खर्चे देखता है और हमने क्या खर्चे देखता है और उस जो पैसा है उसका सही किस तरीके से अलॉटमेंट करना है, केवल इसी पे ध्यान देता है। जबकि परफॉर्मेंस बजट क्या करता है, खर्चे तो देखता ही देखता है, साथ में हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम काम क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ क्या है और हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे होने वाले जो उनसे अचीवमेंट क्या है, उन सारी बातों को देखता है कौन, परफॉर्मेंस बजट, यानी कि ओवरऑल ये सारी चीज़ों को मेजर आउट करता है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, प्रोग्रामिंग बजट, सॉरी प्रोग्राम बजटिंग भी इसको कहते हैं, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं, एंड प्रोग्राम कम परफॉर्मेंस बजटिंग इसका नाम होता है। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका यानी विकास कहाँ से हुआ? द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन यूएसए आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द हूवर कमीशन इन 1949, यानी कि निष्पादन बजट का सबसे पहले उपयोग हूवर कमीशन 1949 यूएसए की सिफारिश के बाद किया गया था। Various committees emphasized budgeting based on functions, programs and performance, कि इसके बाद विभिन्न समितियों ने बजट को केवल खर्चों का विवरण नहीं मानकर कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से जोड़ने पर भी बल दिया। यानी उससे पहले हम सिर्फ बजट का बात करें तो वो खर्चों से रिलेटेड हुआ करता था, लेकिन परफॉर्मेंस बजटिंग के आने के बाद सिर्फ खर्चों से नहीं, क्या काम है, किस तरीके के प्रोग्राम करते हैं और क्या हमारी उपलब्धियां है, इन सब को भी इन्वॉल्व किया जाने लग गया, जिसे हम परफॉर्मेंस बजटिंग के नाम से जानते हैं। भारत में कैसे डेवलपमेंट हुआ इसका? इन इंडिया एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस बजटिंग स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद निष्पादन बजट को अपनाने के प्रयास चालू हुए थे। द एस्टिमेट्स कमिटीज and several expert committees recommended the adoption of performance oriented budgeting in government departments and public sector organization, यानी कि जो एस्टिमेट कमिटी है तथा जो अन्य विशेषज्ञ जो दल और समितियां हैं उन्होंने सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में निष्पादन बजट प्रणाली को अपनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी। तो हम कह सकते हैं आज़ादी के बाद भारत में परफॉर्मेंस बजटिंग की शुरुआत हुई है। मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? परफॉर्मेंस बजटिंग इज ए बजटिंग सिस्टम थ्रू विच फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, यानी कि निष्पादन बजट ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं अपेक्षित उपलब्धियों के अनुसार वित्तीय संसाधन का आवंटन किया जाता है। सिंपल मीनिंग में समझे तो परफॉर्मेंस बजट लिंक्स मनी स्पेंट, वर्क परफॉर्म्ड एंड रिजल्ट अचीव्ड, यानी कि हम जो इस पे खर्चा कर रहे हैं, कार्य का निष्पादन कैसे होगा और हमारी उपलब्धियां क्या है, इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है परफॉर्मेंस बजट। असेंशियल क्या है, यानी कि मूल अवधारणा क्या है परफॉर्मेंस बजट बजट की? ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड, यानी सबसे पहले तो है कि हमारे उद्देश्य क्या हो, क्लियरली डिफाइंड हो कि हम काम क्या करने वाले हैं। एंड सेकंड, प्रोग्राम्स आर आइडेंटिफाइड, यानी कि कार्यक्रमों की पहचान, यानी हम किस तरीके के कार्यक्रम करने वाले हैं उनको सही ढंग से क्लियरली आइडेंटिफाई करना, ये इसके बेसिक एसेंशियल है। थर्ड इज एक्टिविटीज आर मेजर्ड, यानी कि जो गतिविधियां हम कर रहे हैं उनको हम मेजर आउट कर सकते हैं, वो मेजरेबल होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज इफेक्टिव इवेल्युएशन इज पॉसिबल, यानी कि हम उनका फिर क्या कर सके, इफेक्टिव तौर पे उनका मूल्यांकन कर सके। ऐसा नहीं हो कि हम उसको मेजर आउट ही नहीं कर पाए, हम उसको इवेलुएट ही नहीं कर पाए। रिजल्ट्स शुड बी इवेलुएटेड अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हमारी उपलब्धियां है उनका मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए, ये इसका बेसिक एसेंशियल है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे विशेषताएं क्या है परफॉर्मेंस बजटिंग की? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, सबसे पहले उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण हो जाता है इससे। लेकिन फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो जाते हैं कि कौन-कौन से काम करने वाले हैं। इसमें फंक्शन क्या होंगे, प्रोग्राम क्या होंगे एंड
एक्टिविटी क्या होगी और हमारे प्रोजेक्ट क्या होंगे, इन सारी चीज़ों का क्लियरली क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। थर्ड इज़ फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्लानिंग, यानी कि हमारी वित्तीय प्लानिंग के साथ-साथ फिजिकल यानी भौतिक प्लानिंग भी इसमें क्या हो जाती है, इंक्लूड की जाती है। परफॉर्मेंस बस्टिंग इंक्लूड्स बोथ फाइनेंशियल एंड फिजिकल टारगेट्स, यानी कि वित्तीय लक्ष्यों के साथ-साथ हमारे भौतिक उपलब्धियों का भी इसमें डिटर्मिनेशन होता है। एंड फोर्थ इज़ इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये दीर्घकालीन योजना है या नियोजन है, ऐसा नहीं कि हम इसको शॉर्ट टर्म करके छोड़, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ डिज़ाइन किया जाता है। एंड फिफ्थ इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि लागत लाभ विश्लेषण होता है, यानी कि जो हम बजटिंग कर रहे हैं उसकी हमारा लागत क्या आने वाली है, कॉस्ट क्या आने वाली है और हमें उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इन दोनों में हम रेशियो देखते हैं, नहीं कि प्रॉफिट हमें कम हो रहा है और हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग संसाधनों का आवंटन किया जाता है। जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ होती है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके आधार पर अपनी प्राथमिकताओं का क्या किया जाता है, चयन होता है और उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है। परफॉर्मेंस बजटिंग क्यों किए जाते हैं? इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? पहला है क्लियर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का सही ढंग से निर्धारण करना है तो परफॉर्मेंस बजटिंग करनी पड़ेगी या परफॉर्मेंस बजट करने का ये उद्देश्य है। फिर सेकंड बजट रिवीजन, यानी जो हमने पीरियोडिक बजट बनाए हैं या जो बजट हमारे बने हैं उनका एक टाइम टू टाइम रिव्यू हो जाता है, तो बजट रिवीजन के लिए ये किया जाता है। इम्प्रूवमेंट इन बजट प्रिपरेशन, बजट निर्माण में सुधार होता है। एक साइंटिफिक और मीनिंगफुल तरीके से एक बजट प्रिपरेशन किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, यानी कि जवाबदेहिता का निर्धारण होता है और सही कंट्रोल प्रोसेस इससे स्टार्ट होती है। इफेक्टिव ऑडिटिंग, यानी कि प्रभावी लेखा परीक्षा होती है, यानी कि लेखा परीक्षा क्या होती है, सारा काम हो जाने के बाद उसकी ऑडिटिंग होना, तो वो एक मीनिंगफुल होती है क्योंकि परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड अलोंग विद एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें सिर्फ खर्चे ही मेजर आउट नहीं किए जाते, ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। एक इफेक्टिव ऑडिटिंग इससे क्या होती है, एस्टैब्लिश होती है, तो ये इसके बेसिक उद्देश्य हैं। डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजट, यानी निष्पादन बजट में और पारंपरिक बजट में क्या अंतर है? पहला कॉन्सेप्ट क्या है, परफॉर्मेंस बजट प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, यानी कार्यक्रम और उपलब्धि आधारित होता है। वही बजट केवल एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होता है। फोकस परफॉर्मेंस बजट का व्हाट शुड बी अचीव्ड, यानी कि क्या प्राप्त करना है, इस पे फोकस होता है। वहीं ट्रेडिशनल बजट का व्हाट शुड बी स्पेंड, कितना खर्च करना है, यानी कि ट्रेडिशनल बजट खर्चे पे ज़्यादा ध्यान देता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो परफॉर्मेंस बजट में फंक्शन, प्रोग्राम, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट आदि इसमें क्या होते हैं, आधार पे क्लासिफाइड होता है। वहीं ट्रेडिशनल बजट ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि मदवार क्लासिफाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस बजट अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट, कि परिणाम प्राप्त करना इसका ऑब्जेक्टिव है। वहीं ट्रेडिशनल बजट का ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चों पे कंट्रोल करना। डिसीजन मेकिंग की बात करें, निर्णय के लिए परफॉर्मेंस बजट ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा यूजफुल है। वहीं ट्रेडिशनल बजट थोड़ा कम कंपेरेटिवली परफॉर्मेंस बजट के सामने कम उपयोगी है। अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेते हैं, जवाबदेहिता परफॉर्मेंस बजट में क्लियरली स्टैब्लिश हो जाती है, स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि इस काम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। वहीं ट्रेडिशनल बजट में ऐसी लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। प्रोसीजर क्या है परफॉर्मेंस बजट बनाने का, यानी कि निष्पादन बजट की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम्स, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए क्या काम किए जाएंगे, कार्यक्रम किए जाएंगे, उनका निर्माण करना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उन कार्यक्रमों को करने के लिए एलोकेशन करना, संसाधनों का आवंटन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जो परफॉर्मेंस को हम मेजर आउट करने वाले हैं उसको हम मानेंगे, नापेंगे कैसे, यानी कि मापन कैसे होगा, वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया यानी कि निष्पादन मानकों का डिटर्मिनेशन करना। प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट बनाना। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, उन बजट का क्रियान्वयन करना। एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं उसका मूल्यांकन करना। ये क्या है, प्रोसीजर होता है। परफॉर्मेंस बजट क्यों की जाए, इसका महत्व क्या है? सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ बेटर डिसीजन प्रोसेस, यानी कि संगठन में बेहतर निर्णय प्रक्रिया का विकास होता है। सेकंड मीनिंगफुल प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारी प्लानिंग है, जो प्रोसेस है, हमारी नियोजन प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सार्थक हो जाती है क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है परफॉर्मेंस बजट। सपोर्ट इन मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंध के कार्यों में सहयोग करता है। मैनेजर के बहुत सारे काम होते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग एंड अदर मेनी, जो लॉट ऑफ फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, उन सब में ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है।
फिर है अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि जो हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमें ये बेनिफिशियल रहता है। एंड नेक्स्ट रिमूवल ऑफ डिफिशियंसी ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग, जो पारंपरिक बजट की कमियां हैं उसको ये दूर करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताओं का निर्धारण हो जाता है कि कौन सी चीज़ हमें पहले लेनी है और कौन सी चीज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन में सहायक होता है, क्योंकि इसमें भाई परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है, मेजर आउट की जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन में ये इवैल्यूएशन में सहायक होता है। इतना सब होने के बाद भी इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है, जान लेते हैं उनको। सबसे पहले डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में कठिनाई आती है क्योंकि फंक्शन, प्रोग्राम और एक्टिविटीज में भी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई। एक चीज़ को एक पर्टिकुलर जगह पे क्लासीफाइड करना कई बार इतना डिफिकल्ट हो जाता है, वो 3-4 क्राइटेरिया में जाने लगती है। तो इतना आसान नहीं है क्लासीफाई करना अपनी एक्टिविटीज़ को या भले ही प्रोग्राम्स को हो, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कई बार हमारे पास सूचनाएँ पर्याप्त तौर पे नहीं होती, तो उस वजह से भी ये कहीं फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि निष्पादन मूल्यांकन की समस्या रहती है। परफॉर्मेंस को मेजर आउट करना हमेशा ईज़ी नहीं होता, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। फिर आता है इनएडुकेट कम्युनिकेशन सिस्टम, अपर्याप्त संचार व्यवस्था का होना, यानी कि वीक कम्युनिकेशन का होना, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट करता है, प्रॉपर वे में क्रियान्वित नहीं हो पाता। एंड लेक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उचित संगठन का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में होगा तभी उसको क्या कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा, तभी उस परफॉर्मेंस को मेजर आउट कर पाएगा और तभी प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। तो ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ही क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो ये कुछ इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। अब हम समझते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग को। चलिए अब समझते हैं शून्य आधारित बजट को। देखो नाम से समझ में आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में थ्योरेटिकली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की भी संभावना है। क्या होता है ZBB, यानी कि जीरो बेस बजटिंग। देखो समझते हैं इसके, जैसे मान लो अभी आप 2026 में खड़े हो और यहाँ पे आपको 2026-2027 का बजट बनाना है। तो आप क्या करते हो, 2025-26 का बजट उठाते हो कि ये 2025-26 का बजट था। इस बजट को देखते हो और इस बजट के बेस पे अगली साल का बजट आप क्या कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो। तो यानी कि आपने बजट बनाने के लिए पिछले साल के बजट को क्या किया, बेस बनाया। लेकिन अगर आप क्या करो कि पिछली साल तक जो काम हुआ या जो बजट है उसको आपने क्या कर लिया, जीरो बना लिया, कि उसको छोड़ो। नए से हर चीज़ को वापस आप क्या करते हो, एनालाइज़ करते हो, देखते हो, यानी कि ज़ीरो से शुरुआत करते हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हो और सारी चीज़ों का एनालिसिस फिर से करते हो। उसे बोलते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग, यानी कि जब आपने ज़ीरो को बेस बनाकर बजट किया है या बजट बनाया है, तो उसे कहते हैं शून्य आधारित बजट। बस बहुत आसान सा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये आपका पूरा समझ में आ जाएगा। Zero based budgeting is a modern budgeting technique developed by Peter A. Fear, who is known as the father of ZBB, यानी कि शून्य आधारित बजट एक आधुनिक बजट प्रणाली है जिसका विकास पीटर ए फियर द्वारा किया गया था। इसे ZBB का जनक माना जाता है। दिस टेक्निक was first used in USA during the 1960s and later gained वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस एज एन इफेक्टिव बजटिंग सिस्टम, यानी कि शुरुआत में इसका प्रयोग 1960 के दशक में अमेरिका में किया गया था, बाद में इसे विश्व भर में एक प्रभावी बजट प्रणाली के तौर पर अपनाया गया। मीनिंग क्या होता है इसका, जीरो बेस बजटिंग इज ए बजटिंग टेक्निक इन विच एवरी एक्टिविटी, एवरी प्रोग्राम और एवरी एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम द बिगिनिंग वेन एवर ए न्यू बजट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि शून्य आधारित बजट ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम, गतिविधि और खर्च किए गए बजट के निर्माण के समय प्रारंभ से ही उचित ठहराना पड़ता है, यानी कि हर चीज़ को फिर से शुरुआत से क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। अंडर दिस सिस्टम प्रीवियस बजट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड एज द बेस फॉर फ्यूचर बजट्स, यानी कि इस प्रणाली में पिछले बजट को स्वतः आधार नहीं माना जाता है। वापस कहाँ से शुरुआत करते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। ZBB is a technique in which every program, whether new or existing, is justified whenever a new budget is prepared, यानी कि शून्य आधारित बजट वह तकनीक है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम, चाहे वो नया हो या पुराना हो, नए बजट के निर्माण के समय उचित ठहराया जाता है। उसे क्या कहते हैं, ZBB कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, द सेंट्रल आइडिया ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज दैट एवरी बजटिंग पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम ए जीरो बेस, यानी कि
इस बजटिंग की जो मूल अवधारणा है वो यह है कि प्रत्येक बजट अवधि की शुरुआत शून्य आधार से होती है। एवरी डिपार्टमेंट मस्ट जस्टिफाई इट्स नीड फॉर फंड्स रिगार्डलेस ऑफ पास्ट एलोकेशन, यानी कि प्रत्येक विभाग को अपने व्यय का यानी खर्चों का और निधियों की आवश्यकताओं को पुनः सिद्ध करना पड़ेगा, चाहे उसे पिछले वर्षों में धनराशि प्राप्त हुई हो। जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, पिछले साल उसे 2 लाख का फंड मिला था, तो उसने क्या किया, पिछले साल को देखा और कहा इस बार महंगाई वगैरह बढ़ गई, चलो हम कितने मांग लेते हैं, 2.5 लाख मांग लेते हैं। जैसे वो 2.5 लाख बोलेंगे तो उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 2.5 लाख क्यों चाहिए, यानी कि उनको वापस एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना चाहिए, 2.5 लाख चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए या इससे कम चाहिए, या हो सकता है पिछले से भी कम में काम चला जाए। तो हर डिपार्टमेंट को उसकी अपनी नीड्स को, अपने काम को वापस क्या करना पड़ेगा, जीरो से जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फंक्शन क्या है जेडबीबी के, यानी कि सॉरी फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी अलोकेशन, यानी कि प्रत्येक आवंटन का औचित्य फिर से सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि जीरो मानकर उसे वापस एनालाइज करना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कार्यक्रमों का विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि जब जीरो माना है तो विश्लेषण भी करना होगा। पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स, यानी कि सभी स्तरों पर सहभागिता का होना जरूरी है। मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के प्रबंधकों की भागीदारी इसमें होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखा जाएगा, यानी कि लागत लाभ विश्लेषण क्या है वो भी इसमें ध्यान रखा जाता है। प्रायोरिटी बेस्ड अलोकेशन, प्राथमिकता आधारित आवंटन होगा। जैसे मान लो सारे डिपार्टमेंट वापस जीरो से एनालाइज करते हैं तो वापस हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट बन जाती है कि कौन सा काम ज़्यादा जरूरी है, किसको कितना फंड्स एलोकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर से क्या की जाती है, इसमें एनालाइज हो जाती है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जेडबीबी के। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेडबीबी इज टू एंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एलिमिनेट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना तथा अनावश्यक खर्चों को क्या करना, समाप्त करना होता है। कैसे, जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सेल्स डिपार्टमेंट ने कितने लाख की डिमांड करी, 2.5 लाख की डिपार्टमेंट सॉरी डिमांड करी, लेकिन जब उनसे एनालिसिस करवाया तो पता चला कि उनका काम 2,20,000 में ही हो रहा है। इसका मतलब 30,000 रुपये एक्स्ट्रा उनके पास जा रहे थे जो कि कहीं काम नहीं आते। तो इस 30,000 को बचाकर ये उस डिपार्टमेंट को दिए जाए जहाँ पे इसकी वाकई में क्या हो, नीड हो। इस तरीके से इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन इसमें होता है और अनावश्यक तौर पे होने वाले खर्चे इसमें बच जाते हैं। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। एक एक को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इंप्रूवमेंट्स इन प्रॉफिट्स, क्योंकि जब हम ही हमने कहा कि अननेसेसरी खर्चे कम होंगे तो हमारे प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलता है। रिडक्शन इन बजट्स, अनावश्यक बजट की क्या होती है, इसमें कमी होती है क्योंकि अननेसेसरी खर्चे, वेस्टफुल चीज़ें इसमें हटा दी जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही वितरण होता है, जहाँ जितनों की नीड होती है वहाँ उतने ही रिसोर्स अलोकेट किए जाते हैं। तो इसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें किया जाता है, क्योंकि हर एक काम को जीरो से क्या किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है। ये कॉस्ट कंट्रोल की एक बेटर टेक्निक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इसमें फंड अलॉट नहीं होते, तो इसमें कॉस्ट क्या होती है, प्रॉपर वे में इवेलुएट होती है, या यूँ कहे कंट्रोल रहती है। एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये समग्र दृष्टिकोण है, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर वापस एनालाइज करता है। दैट्स वाई इट इज़ ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल बजट में और जेडबीबी में। ट्रेडिशनल बजट की नेचर क्या है, अकाउंटिंग ओरिएंटेड है, जो कि फोकस करता है हाउ मच, यानी कि कितना खर्च करना है, इस पर उसका फोकस रहता है। वहीं जेडबीबी का क्या होता है, एक डिसीजन ओरिएंटेड बजट है और ये फोकस करता है वाई, यानी कि जो खर्चा करना है तो क्यों करना है, उस क्यों का जवाब इसमें देखा जाता है। एलोकेशन का आधार क्या है, ट्रेडिशनल बजट प्रीवियस ईयर के डेटा पे आधारित होता है, यानी कि पिछले साल हमने क्या किया उसी के आधार पे वह नया बजट बन जाता है। वहीं जेडबीबी में क्या किया जाता है, हर चीज़ के इंपॉर्टेंस का वापस जस्टिफिकेशन होता है। डिसीजन अथॉरिटी मोस्टली टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि ट्रेडिशनल बजट में ज़्यादातर उच्च प्रबंधन द्वारा डिसीजन लिया जाता है। वहीं जीरो बेस बजटिंग में रिलेवेंट मैनेजर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो जिस लेवल पे इस पे ये बन रहा होता है उस लेवल के प्रबंधकों द्वारा ये क्या कर दिया जाता है, अथोराइज किया जाता है या डिसीजन इसमें लिया जाता है। कॉस्ट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल बजट में कॉस्ट एनालिसिस लिमिटेड होती है, सीमित होती है। वहीं जेडबीबी में कॉस्ट एनालिसिस डिटेल में की जाती है, बहुत डीप में की जाती है। रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि संसाधनों के आवंटन की बात करें तो
ट्रेडिशनल बजटिंग में ज़्यादातर ये इंक्रीमेंटल अप्रोच में होता है, यानी कि पिछले साल 2 लाख किया, तो इस बार 2 लाख 20 कर दो, अगली बार ये 2.5 लाख हो जाएगा, फिर अगली बार 3 लाख हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ होता है। वहीं जेडबीबी प्रायोरिटी बेस्ड अप्रोच होता है, यानी कि भाई जहाँ जिसकी जितनी प्राथमिकता है उसके अकॉर्डिंग इसमें काम एलोकेशन किया जाता है। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं तो कंपेरेटिवली ट्रेडिशनल बजट कम इफेक्टिव होता है, वहीं जेडबीबी ज़्यादा इफेक्टिव होता। प्रोसेस क्या है जेडबीबी बनाने की? सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ बजट ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे बजट बनाने के उद्देश्य क्या है उनको डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजन यूनिट, निर्णय लेने की इकाइयों का निर्धारण करना कि हम किस तरीके से इसमें डिसीजन लेने वाले हैं। डिसीजन यूनिट क्या होती है? ए डिसीजन यूनिट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंट फॉर विच कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड, यानी कि निर्णय इकाई संगठन की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके लिए लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है, उसे डिसीजन यूनिट कहते हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट करते हैं डिसीजन पैकेज का, यानी कि निर्णय पैकेजों का विकास किया जाता है जिनके आधार पर डिसीजन लिए जाएंगे। निर्णय पैकेज क्या होते हैं? ए डिसीजन पैकेज इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, इट्स कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड अल्टरनेटिव, यानी कि निर्णय पैकेज एक दस्तावेज है जिसमें किसी गतिविधि की लागत, लाभ और विकल्पों का विवरण होता है। फिर उसके बाद रैंकिंग दी जाती है डिसीजन पैकेज की, यानी कि जो डिसीजन के पैकेज है उसका क्रम निर्धारण होगा कि पहले किसको लिया जाए, बाद में किसको लिया जाए, यानी प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बजट बनाया जाता है प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग और संसाधनों का आवंटन कर दिया जाता है। फायदा क्या है जेडबीबी बनाने के? लाभ क्या है? पहला, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही ढंग से आवंटन हो जाता है, जहां जितनी जरूरत होती है वहां उतने अलॉटमेंट होता है। रिफाइंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि वापस हमारी जो निर्णय प्रक्रिया वो बहुत बेहतरीन तरीके से रिफाइंड हो जाती है, क्योंकि हम जीरो को बेस बनाकर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो वापस एक तरीके से क्योंकि बॉटम लेवल से डिसीजन लिया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल में ये इफेक्टिव होता है, लागत नियंत्रित होते हैं, अनवांटेड और अननेसेसरी खर्चे हट जाते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कि जो उत्तरदायित्व लेखांकन है उसका सही ढंग से इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। अलोकेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि हमारी जो संस्था है उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग संसाधनों का इसमें आवंटन होता है। और कंटिन्यूस रिव्यू, यानी कि निरंतर समीक्षा इसमें रेगुलर वे में चलती रहती है। इतना सब होने के बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। देखो जीरो, हर बार अगर हम जीरो को बेस बना के काम करेंगे तो भाई ये टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है कि नहीं होता, पहली लिमिटेशन। दूसरी चीज़, इसमें हमारे फालतू के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़, देर भी हो सकती है क्योंकि कई बार लंबी प्रोसेस से डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है, एक एक को पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि देखने में जितना थ्योरेटिकली है, अप्लाई करने में उतना ही ज़्यादा ये क्या है, समस्या से भरा हुआ है। इसको इजीली नहीं है क्योंकि जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। कॉस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि इससे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ वापस जीरो से एनालाइज की जाती है तो एफर्ट्स भी लगते हैं, खर्चे भी लगते हैं, टाइम भी कंज्यूम होता है। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग डिसीजन पैकेज, डिसीजन पैकेज निर्धारण करना ही अपने आप में क्या है, कि समस्या है कि भाई क्या डिसीजन पैकेज होगा जिसके आधार पे हम डिसीजन लेने वाले हैं। प्रॉब्लम ऑफ रैंकिंग, डिसीजन पैकेज बना भी लेंगे तो कौन सा डिसीजन या पैकेज हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, कौन सा बाद में है, क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड होते हैं एक तरीके से, तो उनकी प्रायोरिटी देना या रैंक देना भी एक प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कर्मचारियों को द्वारा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि हर बार हर चीज़ को वापस जीरो से जस्टिफाई करना अपने आप में एक क्या है, कर्मचारियों को तौर पे एक तरीके से ये अ, विरोध करने वाला काम हो जाता है कि हर चीज़ का जस्टिफिकेशन इतना डिटेल में क्यों। तो ये थी हमारी यूनिट फर्स्ट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इस पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज बजट, बजट क्या है, व्हाट इज बजटिंग, बजटिंग क्या है या बजटन क्या है, व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, क्लोज सेल बजट क्या है, मास्टर बजट क्या है, सेल्स बजट क्या है, की फैक्टर किसे कहते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, जेडबीबी क्या होता है। ये कुछ मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं। डिसीजन पैकेज क्या है, ये सब बड़े क्वेश्चन भी है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। हालांकि फ्लेक्सिबल बजट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाला है। फंक्शनल बजट क्या होते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट को डिटेल में बताओ। व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और जेडबीबी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार पेपर बन रहा है तो मोटे मोटे तौर पे यहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी यूनिट सेकंड के साथ। और मैं यहाँ पे बता दूँ, यूनिट सेकंड में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चैप्टर है
सिंगल चैप्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से आएगा, थ्योरी आएगी तो यहाँ से आएगी। बहुत आसान सा है। इस पेपर को या अगले चैप्टर को हम उसी क्लास में न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली दोनों वे में इसको डिस्कस कर लेने हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिलने वाली है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वेबसाइट हर जगह हम अवेलेबल हैं। पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अदर प्लेटफॉर्म पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो ये थी हमारी बिजनेस बस्टिंग ईएफएम की क्लास। पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट विजिट करने हैं, वहाँ पे सेमेस्टर 6 में आपको ये मिल जाएगा। साथ में जो बीकॉम क्लास का फ़ोल्डर है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। तो यहाँ तक क्लास में बने रहने के धन्यवाद। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद इधर आकर आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि हमारी क्लास ने आपको किस प्रकार हेल्प आउट किया। थैंक यू सो मच।